हे एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। तो हम डिस्कस कर रहे हैं स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन और अब हम लगभग उसके कंक्लूजन पार्ट की तरफ जा रहे हैं। अभी तक हमने स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन में जो कुछ भी डिस्कस किया उसमें क्या होता था, स्केलेटल्स मिलते थे आपको, है ना, या स्केलेटल फ्रेगमेंट्स मिलते थे आपको, या तो कंकाल पूरा हड्डी का ढांचा मिलता था या उसके कुछ पार्ट्स मिलते थे। लेकिन अब आपको कुछ दूसरे एस्पेक्ट समझाए जाएंगे जिन एस्पेक्ट से आप उस ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टोरी को रिलेट करने वाले हैं। तो साइंटिस्ट जो हैं इस डिस्कवरी में बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स को भी खोजते जा रहे थे। अभी तक सिर्फ बुक में क्या फोकस किया गया था, स्केलेटल रिमेन्स को, है ना। सो फार वी हैव बीन कंसीडरिंग द एविडेंसेस ऑफ स्केलेटल रिमेन्स। लेकिन अब क्या है, नाउ देयर आर सम अदर एस्पेक्ट्स, कुछ दूसरे पहलू भी हैं जिन पहलू को हम देखने वाले हैं। तो ये पहलू कौन कौन से हैं, कैसे वो फूड इकट्ठा करता था, अपना खाना कैसे इकट्ठा करता था, इसके एविडेंसेस मिले। किन किन चीज़ों को अपने खाने में इंक्लूड करता था, तो इसके एविडेंसेस कौन कौन सी लोकेशन से मिलने वाले हैं। फिर कैसे पेड़ से जब नीचे आया होगा तो कैसे केव्स में रहा। तो हमने कहा तो कि केव्स में रहा, क्या कोई एविडेंस है? हाँ जी है, आज हम देखेंगे एविडेंस। फिर उसके बाद लैंग्वेज डेवलप करेगा, कम्युनिकेशन डेवलप करेगा, और भी कई सारी चीज़ें हैं। यही वो अलग अलग पहलू हैं जिनको हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो है वो वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, किन किन तरीकों से अर्ली मैन अपने फूड को अरेंज करता था। तो आइए चलते हैं उन तरीकों को सबसे पहले देखते हैं। ये तो हमें पता है कि अर्ली मैन जो है वो एक कोई तरीके से फूड अरेंज नहीं करता था, पॉसिबल भी नहीं है उस ज़माने में। एग्रीकल्चर तो अभी डेवलप हुआ नहीं है, और एग्रीकल्चर डेवलप हुआ नहीं है तो आपको अपने आप को सस्टेन करने के लिए बहुत सारे तरीक़ों से खाना ढूंढना पड़ेगा। अब जान तो बचानी ही है उस दौरान, है ना। तो हमारे पास गैदरिंग के एविडेंसेस हैं। गैदरिंग का मतलब क्या होता है? सिंपल, टू कलेक्ट, इकट्ठा करना, है ना, गैदर करना फूड आइटम्स को। अब कौन कौन सी चीज़ें वो कलेक्ट करता था? फूड सच एज सीड्स, यानी कि कुछ सीड्स ऐसे होते थे, कुछ प्लांट्स के सीड्स होते थे जिनको वो कंज्यूम करता था, ठीक है। नट्स और बेरीज, फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स। तो क्लियर है कि प्लांट्स के वो ईडेबल पार्ट्स जो ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, उन ईजिली अवेलेबल प्लांट पार्ट्स को वो कंज्यूम करता था, खाता था, ठीक है। ट्यूबर का मतलब हो गया जैसे जड़ें वगैरह, है ना, जैसे शकरकंद तो आज भी खाते हैं आप रिलेट कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें उस ज़माने में एबंडेंस में होती थी, अलग अलग जगहों पे अवेलेबल हो जाती थी। और साइंटिस्ट का ये ऑब्जर्वेशन है कि अर्ली मैन एक्चुअली पहले गैदरिंग ही करता था। मेजॉरिटी ऑफ फूड आइटम्स वो गैदरिंग से अपना अचीव करता था, और फिर जब किसी जगह पर नहीं अवेलेबल है ये, तो फिर वो क्या होता था, हंटिंग की तरफ मूव करता था, ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें, कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन क्या है? अब प्लांट्स उसके फूड का सोर्स थे, ये हमें एविडेंस कैसे मिला है? इसके एविडेंसेस थोड़े से रेयर हैं लेकिन मिले जरूर हैं, ठीक है। कार्बोनाइजेशन की प्रोसेस, तो कुछ कुछ जगह पर ये कार्बोनाइजेशन की प्रोसेस जो है वो हुई है जिससे हमें एविडेंस मिल गया, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इसीलिए ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि हो सकता है आग का उतना इस्तेमाल ना हुआ हो, क्योंकि कार्बोनाइजेशन फायर से रिलेटेड है। अब कार्बोनाइजेशन का मतलब है कि जो प्लांट्स होते हैं, आपको भी पता है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक कुछ ना कुछ, क्या हमारी बॉडी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बनी हुई है। तो जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं ये धीरे धीरे क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, बर्न होता है, तो ये कार्बन में जो है वो कन्वर्ट होता है। अब किसी भी पर्टिकुलर प्लांट को जब आप जलाएंगे तो वो उसमें से जो कार्बन कंटेंट बनेगा, उस कार्बन कंटेंट की मात्रा को या कार्बन कंटेंट को हम पता लगा सकते हैं, या उसकी डेट को पता लगा सकते हैं कि कितने साल पहले का है ये। तो कुछ जगहों पर कार्बोनाइजेशन की प्रोसेस जो हुई है उसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि अच्छा, प्लांट्स को यूटिलाइज करता था। क्लियर है ना? आई होप कार्बोनाइजेशन आपको क्लियर हो गया। हमारे पास क्लियर कट एविडेंसेस हैं कुछ जगहों पर जहां पर प्लांट रिमेन्स बर्न हैं, जले हुए हैं, ठीक है। हो सकता है फायर के आसपास उसने अपना फूड अरेंज किया होगा। क्लियर है? चलिए, तो दूसरा है हंटिंग। हंटिंग क्या है? सिंपल सी, एनिमल को, किसी भी एनिमल को मारना। तो हमारे पास एविडेंसेस हैं किसके? प्लान्ड हंटिंग के, है ना, एंड बचरी, ठीक है। एनिमल्स को उसको काटना, ठीक है, और अपने हिसाब से उसको कंज्यूम करना। तो
बॉक्स ग्रोव है सदर्न इंग्लैंड में, और शोनिंगन एरिया है ये जर्मनी में है। तो इंग्लैंड और जर्मनी ये दो ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर हमें किसके प्लान्ड हंटिंग के एविडेंसेस मिलते हैं। भाई प्लानिंग क्या है, तो एक होता है कि अनइंटेंशनली आप मार दो या इंटेंशनली मारो लेकिन अकेले जाके, लेकिन दूसरा तरीका क्या हो गया कि चलो भाई आज शिकार करते हैं इस पर्टिकुलर एनिमल का, है ना, आज तो इसकी फीस्ट होने वाली है। तो आप क्या किए, आप 4-5 लोगों का ग्रुप बनाया, आपने एरिया आइडेंटिफाई किया कि अच्छा एनिमल कहाँ आता है, वो रिवर बॉडी है, उस रिवर बॉडी के पास में पर्टिकुलर एनिमल आता है क्योंकि पानी पीने तो आएगा ही सही। अब आपने उसको एम्बुश किया, है ना, यानी आपने उसको टारगेट किया कि पर्टिकुलर टाइम पर या दिन भर किसी भी दिन आएगा वो, किसी भी टाइम आएगा वो, उसको हंट करेंगे। तो ये हो गया प्लान्ड हंटिंग, ठीक है। तो हमें प्लान्ड हंटिंग के एविडेंसेस मिले हैं वहाँ पर, क्लियर है। फिर स्कैवेंजिंग और फोरेजिंग, ये और तरीके होते थे दूसरे जिनके थ्रू वो अपने फूड को अरेंज करता था। स्कैवेंजिंग मीन्स कंपैरेटिवली डिकम्पोज्ड जो फूड आइटम्स होते थे उनको वो कंज्यूम कर लेता था। फॉरेजिंग का मतलब होता है टू सर्च द फूड, भोजन को तलाशना या भोजन की तलाश में यहाँ वहाँ घूमना, इज कॉल्ड फॉरेजिंग। तो फॉरेजिंग भी एक तरीका होता था। तो आप ये कह सकते हैं कि फॉरेजिंग इज अ प्रोसेस थ्रू विच दे वर सर्चिंग द फूड, भोजन को वो तलाशते थे, क्लियर है। चाहे वो गैदरिंग करते रहे, हंटिंग करते रहे, लेकिन फॉरेजिंग भी एक तरीका है जो हंटिंग गैदरिंग दोनों उसमें आ सकते हैं एक तरीके से। फिर है फिशिंग। तो कई सारे जगहों पर जहाँ पर वो उसके टेम्परेरी शेल्टर्स हैं अर्ली मैन के, वहाँ पर आपको फिश बोन्स मिली हैं, मछलियों की हड्डियाँ मिली हैं। तो ऑब्वियसली इनको कंज्यूम किया होगा उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, इसलिए उनके एविडेंसेस मिल रहे हैं। तो ये डिफरेंट वेज हो गए जिनके थ्रू हम उस स्टोरी को रिलेट कर सकते हैं मॉडर्न ह्यूमन बीइंग की, ठीक है। होमो सेपियंस तो हमने बना लिया पिछले अपने एपिसोड्स पे, ठीक है, स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन में। अब मॉडर्न ह्यूमन बीइंग अपने आप को कैसे सस्टेन कर रहा है और कैसे वो ग्रेजुअली धीरे धीरे एडवांसमेंट भी कर रहा है। तो एक तरीका हो गया। अब दूसरे तरीके की तरफ मूव करते हैं, फ्रॉम ट्रीज टू केव्स टू ओपन एयर साइट्स। तो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग जो है वो ट्रीज से अब केव की तरफ आ गया, ट्रीज से उतर गया, ये तो हमने पहले देख लिया, क्लियर है। अब वो केव्स और या ओपन एयर साइट्स पर रह रहा है, इसके भी कुछ एविडेंसेस होंगे, है ना। हाँ हैं। तो हमारे पास एविडेंसेस हैं लगभग 4,00,000 ईयर्स बैक एंड 1,25,000 ईयर्स बैक हमारे पास बहुत सारे ऐसी केव्स हैं, ठीक है, जिनसे हमें पता चलता है कि यहाँ पर इंसान रहता था। केव्स और ओपन एयर साइट्स दोनों हैं। तो पहले हम केव्स के बारे में बात कर लेते हैं। लजारेत केव है, ये सदर्न फ्रांस में है। यहाँ पर आपको 12/4 मीटर का एक शेल्टर मिला है, ठीक है। और वो कैसे बना है, वो केव वॉल के एडजेसेंट बना हुआ है, ठीक है। मान लीजिए ये केव है, तो इसी केव वॉल के एडजेसेंट इससे जोड़ के क्या बनाया गया है, एक टेम्परेरी शेल्टर बनाया गया है, 12/4 मीटर का शेल्टर बनाया गया है। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, इसमें 2 हर्ट्स भी मिले हैं। ये क्या है, अंगीठी जैसा आप कुछ मान सकते हैं, जहाँ पर उसने आग जलाई होगी, क्लियर है। तो जैसे हम अंगीठी जलाते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए या हीट के लिए, है ना, तो यहाँ पर उसने क्या है, अंगीठी बनाई है। तो अभी मैं आपको केव के एग्जाम्पल भी दिखाने वाला हूँ, इमेजेस भी दिखा देता हूँ जिससे आपको आसानी से रिलेट हो जाए, क्लियर है। तो 12/4 मीटर की लजारेत केव जो है वो है, और यहाँ पर हमें 2 हर्ट्स भी मिले हैं। इसका मतलब फायर को वो प्रॉपरली कंट्रोल करता था। ये हर्ट एग्जाम्पल है इस चीज़ का कि ह्यूमंस हैव बीन लर्निंग टू कंट्रोल द फायर, है ना। वो क्या सीख रहे थे उस समय तक, आग को कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि आग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आग से ना सिर्फ वो अपने फूड को रोस्ट कर सकते हैं या कंपैरेटिवली बेक कर सकते हैं या कंपैरेटिवली उसको आप खाने लायक बना सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं दूसरे एनिमल से, है ना। इसके अलावा और भी कई तरीके के काम आग से होते थे। तो आग का प्रॉपर कंट्रोल हमें यहाँ पे मिल रहा है। फिर है दूसरे फूड सोर्सेस जैसे वेजिटेबल, सीड्स, नट्स, बर्ड एग्स और फ्रेश फीड्स। तो ये भी हमें उस केव में मिले हैं, यानी आपको वेजिटेबल सीड्स मिले हैं, ठीक है, नट्स मिले हैं, मछली पक्षियों के अंडे मिले हैं और मछलियों की हड्डियाँ मिली हैं। तो ये सारे एविडेंसेस आपको इस केव से मिले। इट मीन्स वो टेम्परेरी शेल्टर रही होगी, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है सीजनल चेंजेस होते रहते थे। अब इन सीजनल चेंजेस में कई बार ऐसा सिचुएशन आता था कि वो मूव नहीं कर सकता था यहाँ वहाँ, उसे एक जगह रहना होगा। अब वो टेम्परेरी शेल्टर बना रहा है ऐसी केव्स में, और वहाँ पर अपने खाने पीने की चीज़ें इकट्ठा कर रहा है और इस तरीके से वो अपनी लाइफ को सस्टेन कर रहा है। दूसरे एस्पेक्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा एस्पेक्ट जो है
वो ये है, दूसरा एस्पेक्ट नहीं, ये ट्रीज और केव्स में ही कंटिन्यूएशन है, हमारे कुछ और जो एग्जांपल्स मिलने वाले हैं, ठीक है। किलोम्बे, तो ये एक जगह है केनिया में, ठीक है। तो किलोम्बे ये केनिया में जगह है। इसके अलावा दूसरी जगह है ओलोर्गेसाइल, ये भी केनिया में है। तो अफ्रीका में ये दो जगह हैं। यहाँ से भी हमें लगभग 7 लाख साल पहले कोलंबे से और लगभग 5 लाख साल पहले ओलोर्गेसाइल से, तो ये दो जगह हैं जहाँ पर हमें केव्स के और एग्जाम्पल मिले हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मिली है, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये मिली है कि बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, ठीक है। आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? इंसान के द्वारा बनाई गई अलग अलग चीज़ें जो उसके इस्तेमाल में आई हों, ठीक है, आर्टिफैक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स सच एज टूल्स हो गए, स्टोन टूल्स देखे आपने अलग अलग तरीके के, हैंड एक्स हो गया या फ्लैग टूल्स हो गए। पेंटिंग्स बनाई, बहुत सारी वॉल पेंटिंग्स हो गई, ठीक है, या इनग्रेविंग्स हो गई, गुफाओं की वॉल्स पे खुरच के कुछ इनग्रेविंग्स की गई, ठीक है, स्कल्पचर्स बनाए छोटे मोटे। तो इस तरीके से ये आर्टिफैक्ट्स हमें कई जगहों पे मिले हैं। और 2 स्पेशल जगह हैं जो ये ट्रेस करती हैं, ठीक है, 7 लाख साल पहले और 5 लाख साल पहले केनिया में। तो यहाँ पे क्या हुआ है, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर एबंडेंस में, बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, और कुछ ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर आपको आर्टिफैक्ट्स कंपैरेटिवली कम मिल रहे हैं। अब ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि हो सकता है किसी पर्टिकुलर प्लेस पे ज़्यादा टाइम तक वो इंसान रहा होगा, या अपने शायद वहाँ पे कुछ ज़्यादा रिसोर्सेस मिल गए हों तो उसने ज़्यादा वक्त बिताना वहाँ पे ठीक समझा हो। कुछ जगह पर जहाँ कम रिसोर्सेस मिले हों वहाँ पर उसने कम वक्त बिताया हो। तो ये चीज़ प्रूव करती हैं कि हाउ, मतलब साइंटिस्ट का एक क्वेश्चन है उसको ये एड्रेस कर रहा है कि हाउ डिड दीज टूल्स आर्टिफैक्ट्स एक्यूमुलेट एट वन प्लेस, एक जगह पर कैसे एस्टेब्लिश हुए। तो आंसर सिंपल सा आया कि ऑब्वियसली पर्टिकुलर टाइम पर ज़्यादा समय बिताया, पर्टिकुलर प्लेस पर ज़्यादा समय बिताया इसलिए वहाँ पर ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स हैं, और पर्टिकुलर प्लेस पे कम समय बिताया इसलिए वहाँ पर कम आर्टिफैक्ट्स हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो एड्रेस हुआ इस एस्पेक्ट का। आगे बढ़ते हैं, अगला मैंने कहा था एक इमेज है हमारे पास जिसकी आपको एक साइट मिलने वाली है। चलिए, तो तेरामाटा, ठीक है ना, ये भी सदर्न फ्रांस में एक पर्टिकुलर कह दें आप टेम्परेरी शेल्टर है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हाउ ब्यूटीफुली दे हैव कंस्ट्रक्टेड, कितनी सुंदरता से उन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। ये वुडन स्ट्रक्चर है, लकड़ियों को इकट्ठा करके इस तरीके से, और देखेंगे वुडन पिलर्स भी हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हर्थ, मैंने हर्थ का नाम लिया था, तो ये वो जगह है जहाँ पर उसने फायर जलाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस जगह पर उसने आग जला के रखी थी, और इसके अलावा ये वर्क स्पेस हो गया उसका, ठीक है। यहाँ पर वो बाकी के अपने काम कर रहा है, कई लोग और रह रहे हैं। तो कितनी सुंदरता से, कितने अच्छे तरीके से इस एरिया को, इस टेम्परेरी शेल्टर को बनाया गया है। स्टोन्स लगाकर इन पर्टिकुलर जो वुड स्टिक्स हैं, लकड़ियाँ हैं, इनको सपोर्ट दिया गया है, ठीक है, इनको फिक्स किया गया है। तो ये फ्लिम्सी शेल्टर जो है, घास फूस की लकड़ियों की जो बनी हुई शेल्टर है, छाया है, ये हमें मिलती है कौन सी जगह से? तेरामाटा नाम की जगह से। ये कहाँ है? सदर्न फ्रांस में है, ठीक है। जैसा मैंने कहा, विथ रूफ ऑफ वुड्स एंड ग्रासेस, घास फूस की बनी हुई ये छोटी सी टूटी फूटी सी झोपड़ी है, क्लियर है। ये भी इंडिकेट करती है कि शॉर्ट टर्म या सीजनल सेटलमेंट रहा होगा, यानी जब पर्टिकुलर सीज़न चेंज हुआ होगा और उस सीज़न में मूवमेंट ईजी नहीं रहा होगा, क्लाइमेटिक कंडीशंस एक्सट्रीम रही होंगी, इस दौरान उसने टेम्परेरी शेल्टर बनाया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे कैसे ह्यूमन बीइंग, मॉडर्न ह्यूमन बीइंग एक तरीके से एक परमानेंट या सेटल्ड लाइफ की तरफ मूव कर रहा है। उसे रिक्वायरमेंट्स फील हो रही हैं इस चीज़ की कि कोई प्लेस होना चाहिए, कोई जगह होनी चाहिए जहाँ पर वो रह सकें। चलिए, तो ये 2-3 चीज़ें देख ली हमने, अभी तक 2 चीज़ें देखी। पहला क्या था? ऑब्टेनिंग फूड, अलग अलग तरीके से जो खाना ऑब्टेन किया होगा उससे एविडेंस मिले हमें उसके लाइफ पैटर्न के। दूसरा, गुफाओं में और ओपन एयर साइट्स में वो जो रहता था तो वहाँ पे जो आर्टिफैक्ट्स मिले उससे हमें उसका लाइफ पैटर्न पता चला। तीसरा आता है मेकिंग टूल्स। तो 2 चेंजेस थे, आपने स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन में बहुत अच्छे से समझ लिया है कि फिजियोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल दोनों तरीके के चेंजेस हो रहे थे, क्लियर है। क्योंकि क्लाइमेटिक जो चेंजेस थे उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि अगर इंसान इस तरह के नए अडेप्टेशंस नहीं लेके आएगा तो क्या होगा, या तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा,
ठीक है। फॉर एग्जांपल अब कभी कोविड सिचुएशन चल रही है, अब क्या है इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, इम्यूनिटी फैक्टर है। दोज हु हैव स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी दे विल सर्वाइव, तो जिनकी इम्यूनिटी प्रतिरक्षा तंत्र अच्छा मजबूत है वो सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन कंपैरेटिवली जिनका वीकर है वो क्या है, इधर दे आर सफरिंग फ्रॉम फीवर और इस तरीके से, और अल्टीमेटली सम ऑफ देम आर डाइंग। ठीक है, तो हमेशा हर फेज़ में ऐसी सिचुएशन बनती है ना। हो सकता है उस समय भी ऐसी कुछ सिचुएशन थी, हो सकता है क्या थी ही, क्योंकि उस समय तो ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस थी, और उन एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में ह्यूमन बींग्स को सस्टेन करने के लिए कुछ नए अडेप्टेशंस डेवलप करने होते थे। क्लियर है, तो उन अडेप्टेशंस में फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आते थे, उनके बॉडी के भी चेंजेस आते थे, और न्यूरोलॉजिकल चेंजेस भी आते थे। ये न्यूरोलॉजिकल या मेंटल चेंजेस जो थे वो उन्हें स्किल बनाया किधर, हाथों का इस्तेमाल करने के लिए, और इस तरीके से जो हाथों का इस्तेमाल हुआ उससे उन्होंने क्या किया, कुछ टूल्स बनाए। तो हमारे पास सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो जीनस था या ऑस्ट्रेलोपिथेकस कैटेगरी का स्पीसीज का जो इंसान था, उसके सबसे पहले बनाए हुए टूल्स मिलते हैं, यानी अर्लीस्ट टूल के जो एविडेंसेस मिलते हैं वो किससे मिलते हैं, आपको ऑस्ट्रेलोपिथेकस की स्पीसीज से मिलते हैं। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलोपिथेकस से ही क्या हुआ था एक तरीके से, या मैं कह दूं होमोनिड से ही ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो डेवलप हुए थे। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंसेस सिर्फ उनके मेंटल एबिलिटीज़ का था, थोड़ी सी फिजिकल एबिलिटीज़ का था, लेकिन ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी टूल्स इस्तेमाल करते थे, सिंपल टूल्स इस्तेमाल करते थे। और होमो या होमो हैबिलिस और इसके बाद के जो होमो होंगे इरेक्टस, होमो सेपियंस, वो कंपैरेटिवली शार्प टूल इस्तेमाल करेंगे। तो टूल्स के बनावट में डिफरेंस है, लेकिन टूल्स इस्तेमाल ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी करता था। इसलिए मैंने कहा अर्लीस्ट स्टोन टूल्स जो है आपको इसके बने हुए मिलेंगे। अर्लीस्ट एविडेंसेस, अब टूल का एविडेंस कहाँ से मिलता है, एथोपिया और केनिया, अफ्रीका में ये दो जगह हैं जहाँ से हमें सबसे पुराने टाइप के जो टूल्स हैं उनका एविडेंस मिलता है। अच्छा, इन अर्ली टूल्स में क्या होता था, चॉपर, काटने वाला कुछ एक इंस्ट्रूमेंट, ये पत्थर का ही है। आप कभी रिवर बॉडीज़ के पास के पत्थर उठाइएगा, ठीक है, किसी भी लेक के आसपास चले जाइएगा या बड़ी नदी के आसपास चले जाइएगा, वहाँ के आसपास, वहाँ का जो कोस्टल एरिया है वहाँ से आप पत्थर उठाइएगा, वो पत्थर आपको कुछ ऐसे मिलेंगे जिनको अगर आप तोड़ेंगे दूसरे पत्थर से तो बड़े शार्प एजेस के साथ टूटेंगे। क्लियर है, तो ये ज़्यादातर रिवर बॉडीज़ के उन पत्थरों को क्या करते थे, तोड़ते थे और उनको इस तरीके से चिसल्ड करते थे, उनको इस तरीके से छीलते थे, तोड़ते थे कि वो शार्प एजेस में निकलते थे। तो चॉपर मतलब काटने वाला इंस्ट्रूमेंट हो गया। हैंड एक्स होता था उनके पास, हाथ से पकड़ के उसको कुल्हाड़ी के तरह का शेप देते थे, ठीक है। स्पीयर थ्रो, एक स्ट्रक्चर होता था जिससे वो क्या होता था, एक शार्प स्टोन या वुडन लाइक स्ट्रक्चर को थ्रो कर सकते थे, ठीक है। फिर बोज और एरो, तो ये तो बोज और एरो ये तो हमने सुन रखा है, ठीक है, धनुष बाण। एक और टेक्निक होती थी जिसके थ्रू वो नाइफ, चाकू की तरह के कुछ स्ट्रक्चर बनाते थे जिन्हें हम पंच ब्लेड टेक्निक कहते थे। अब इसमें क्या करते थे, वो एक स्टोन लेते थे, उस स्टोन का ऊपरी हिस्सा जो है उसको निकाल देते थे, उसके बाद धीरे धीरे उसको हैमरिंग करके, हैमरिंग का मतलब हथौड़ा ही नहीं, हथौड़ी की टेक्निक, तो उसको क्या पीट के हथौड़ी की तरह उसको चारों तरफ से छीलते थे, फिर उसमें एक होल करते थे, ठीक है। अब ये या तो वो लकड़ी के या आइवरी, हाथी के दांत के, या फिर वो स्टोन के इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट बनाते थे जिसमें क्या होता था कि वो एक होल करते थे और उस होल को फिर वो उसमें किसी भी बोन लाइक या वुडन लाइक या स्टोन लाइक स्ट्रक्चर में फंसा के नाइफ का शेप देते थे। तो ये टेक्निक कहलाती थी पंच ब्लेड टेक्निक, ठीक है। फिर अदर चेंजेस लाइक ट्रैपिंग ऑफ फर बियरिंग एनिमल्स और इन्वेंशन ऑफ स्विंग नीडल्स। इसी फेज में हमें कुछ और इन्वेंशन देखने को मिलते हैं, जैसे कुछ एनिमल्स होते थे जिनसे उन्हें फर मिलता था। अभी क्या होता था, उन्हें थोड़ा सा कोल्ड क्लाइमेट से बचाता था, ठीक है, तो फर तो वो क्या करते थे, उस एनिमल को हंट करते थे, तो वो कंज्यूम भी करने के काम में आ गया और उसकी जो फर है, उसकी जो स्किन है, उसको वो उन्होंने वेयर भी कर लिया, पहन भी लिया, तो वो उसको क्या करता था, क्लॉथ का भी काम करता था, क्लाइमेटिक एक्सट्रीमिटी से भी बचाता था और स्पेशली कोल्ड वगैरह से वो प्रोटेक्ट करता था। हमें यहाँ पर स्विंग निडल के भी एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है। कुछ स्टोन लाइक स्ट्रक्चर्स को या आइवरीज को उन्होंने इतना शार्प किया कि वो क्या कर रहा है, निडल का भी काम कर रहा है। तो स्विंग निडल के भी हमें एविडेंसेस यहाँ से मिलने शुरू हो रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ग्रेजुअली वो मूव कर रहा है, ठीक है, ज़्यादा एडवांस टेक्निक्स की तरफ। तो ये हो गया मेकिंग टूल्स। आगे बढ़ते हैं हम।
इंसान इस अर्थ प्लैनेट का एकमात्र ऐसा क्रिएचर है, एकमात्र ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपने इमोशंस को एक्यूरेटली एक्सप्रेस कर पा रहा है। मीन्स आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं बातों को, इमोशंस को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो लैंग्वेज अगर हम कह दें तो लैंग्वेज जो है वो बेसिकली ह्यूमंस के साथ में एसोसिएटेड है और बहुत एडवांस फॉर्म में एसोसिएटेड है। लेकिन अभी आज तो हम बहुत आसानी से समझ जाते हैं एक दूसरे की भाषा। कुछ हज़ार साल पहले की बातें कर लेते हैं। चलिए, कुछ हज़ार साल पहले कैसे एक इंसान दूसरे इंसान से बात करता रहा होगा, क्योंकि उस समय तक तो लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई होगी, उस समय तक तो आज तरीके के अल्फ़ाबेट डेवलप नहीं हुए होंगे, उस समय तक तो आज के शायद एजुकेशन सिस्टम को तो छोड़ ही दें, कहीं से कहीं तक कुछ भी लिखने पढ़ने जैसा नहीं रहा होगा। तो सोचिए कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहे होंगे। चलिए उसी का आंसर ढूंढते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अर्ली ह्यूमंस जो है इनका मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या था, उनका लैंग्वेज और आर्ट क्या था। ठीक है, अब साइंटिस्ट जो है इस क्वेश्चन का जब आंसर फाइंड आउट करना शुरू करते हैं तो वो ये पाते हैं कि एक्सप्रेशन तो किए हैं ह्यूमन बींग्स ने, अर्ली ह्यूमन बींग्स ने कई जगह पर, कई केव्स में बहुत सारे एक्सप्रेशंस किए हैं। जैसे वॉल पेंटिंग्स दिख रही हैं आपको, इनग्रेविंग्स दिख रही हैं आपको। ठीक है, ये एक्सप्रेशन ही तो है। अगर आप कुछ चित्र बना रहे हैं, अगर आप कुछ उकेर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, अपने इमोशंस को ही तो एक्सप्रेस कर रहे हैं, है ना। आपके दिमाग में जो कुछ है उसको आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये भी तो एक एक्सप्रेशन था। तो उसके पहले कैसे शुरू किया, 3 अलग अलग व्यूज़ हैं, ठीक है, जो डिफरेंट व्यूज़ हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड। उनमें सबसे पहला है कि जो होमोनिड है, ये होमोनिड इसने शुरुआत की होगी, और कैसे शुरू किया होगा, हैंड गेस्चर्स वगैरह। तो होमोनिड की जो लैंग्वेज होती थी उसमें वो गेस्चर्स और हैंड मूवमेंट्स यानी हाथ हिलाना, है ना, कुछ इशारे करना, है ना, तो इशारों में समझा देना। तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे एनिमल्स भी हैं, वर्बल और नॉन वर्बल 2 तरीके की लैंग्वेज है। तो बहुत सारे एनिमल्स हैं जो नॉन वर्बल इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन। हम भी तो, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये तो वर्बल एक्सप्लेनेशन हो गया सारा का सारा। लेकिन कई बार अब आप अपने दोस्त को कुछ समझाना चाह रहे हैं, है ना, एग्ज़ाम हॉल में, और टीचर है, इन्विजिलेटर है वहाँ पे, अब समझाना कैसा, पॉसिबल भी नहीं है डिटेल में। तो आप कुछ इनोवेटिव तरीके से कुछ आइज़ का, हैंड्स का गेस्चर देते हैं, उसको मूवमेंट करते हैं, और उसको अचानक से वो चीज़ रिलेट हो जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से भी अपने आइडियाज़, इमोशंस, फीलिंग्स को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर देते हैं, और कई बार वर्बल का सहारा लेना पड़ता है। तो उस ज़माने में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो ज़्यादा एग्जिस्टेंस में था, ज़्यादा क्या, वही एग्जिस्टेंस में था। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता था कि वो गेस्चर्स, है ना, हाव भाव का इस्तेमाल करते थे, और इसके अलावा अपने हैंड मूवमेंट्स को इस्तेमाल करते थे। और इन हैंड मूवमेंट्स के थ्रू, फॉर एग्जांपल हंटिंग में जाना है तो उन्होंने बता दिया कि चलो वहाँ पे उस पर्टिकुलर जगह पे हंटिंग पे जाना है, या उस डायरेक्शन की तरफ चलना है। तो ये बहुत इजी हो सकता था। दूसरा व्यू क्या है कि स्पोकन लैंग्वेज वाज प्रोसीडेड बाय वोकल बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी वो अपने वोकल कॉर्ड का इस्तेमाल तो करते थे, लेकिन कुछ लैंग्वेज नहीं निकलती थी। तो किसी डम्ब इंसान को, है ना, जो बोल नहीं सकता, आपने देखा होगा, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, है ना, जो डेफ हैं, डम्ब हैं, इस तरीके से। तो अब वो साइन लैंग्वेजेस के थ्रू एक दूसरे को अपनी बातें समझाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता था, वोकल कॉर्ड तो है, आवाज़ निकल रही है उससे, लेकिन लैंग्वेज डेवलप नहीं। तो क्या होता था, वोकल कॉर्ड के थ्रू वो अलग अलग साउंड्स निकालते थे, डिफरेंट टाइप के, और इनके थ्रू वो कम्युनिकेट कर सकते थे। अब क्या साउंड था, कैसे वो समझते थे, ये तो वही जाने। ठीक है, तो स्पोकन लैंग्वेज वाज प्रोसीडेड, यानी आज की बोलचाल की भाषा वाज प्रोसीडेड के पहले क्या था, वोकल बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब इसमें सिंगिंग भी हो सकता था, हमिंग भी हो सकता था, कुछ इस तरीके का साउंड हो सकता था, है ना। तो माइट भी वो दूसरे व्यक्ति को समझाने के लिए कुछ हमिंग साउंड निकालते रहे हों, या कुछ टूटे फूटे शब्दों में, टूटे फूटे हाव भाव में वो कुछ बोलते रहे हों। तो स्पोकन लैंग्वेज के पहले बोला जरूर जाता था, बट वो नॉन वर्बल सेक्शन में आता था। फिर क्या है, तब ह्यूमन स्पीच डेवलप हो गई, और ह्यूमन स्पीच प्रॉपर डेवलप नहीं हुई। ठीक है, कब शुरू हुई, विथ कॉल्स लाइक
ones that have been observed among the primates. आपने बंदरों को देखा होगा, वो है तो नॉन वर्बल ही एक तरीके का लैंग्वेज, लेकिन फिर भी वो बात करते हैं एक दूसरे से, और दूसरे एनिमल्स हैं वो भी अपने सिमिलर टाइप के एनिमल से बात करते हैं। तो वो क्या होता है, उनके अपने वोकल कॉर्ड्स की एक पर्टिकुलर साउंड है, उस पर्टिकुलर साउंड से वो उस एनिमल के साथ एक्सचेंजेस करते हैं। तो यहाँ पे साइंटिस्ट का भी ये व्यू है कि हो सकता है ह्यूमन स्पीच डेवलप हुई हो, उसके पहले वो क्या करते रहे हों, उस सिमिलर टाइप के जो साउंड्स हैं, ठीक है, जैसे प्राइमेट्स है तो प्राइमेट्स भी एक तरीके का कुछ साउंड निकालते हैं। अब है ना, कुछ कॉल्स यानी बुलाते हैं या कुछ ना कुछ तो एक्सचेंज करते हैं, तो उनका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। तो शायद वही डेवलप रहा हो और उसी के थ्रू इन्होंने भी अपने अपनी बातों को एक्सचेंज किया हो। तो प्रॉपर लैंग्वेज डेवलप नहीं है, अलग अलग व्यूज़ हैं कि ये तरीके होते रहे होंगे आइडियाज़ को एक्सचेंज करने के। तो ये तो हो गया वर्बल नॉन वर्बल की बात। अब नॉन वर्बल है, ये तो हमें पता चल गया। इस नॉन वर्बल में भी कुछ दूसरे एस्पेक्ट्स हैं जिनसे हमें पता चलता है कि आइडियाज़ एक्सचेंज होते थे। वो क्या बातें हुई, हमारे पास ढेर सारे एविडेंसेस हैं पेंटिंग्स के और हंटिंग रिचुअल्स के, ठीक है। अब ये पेंटिंग और हंटिंग रिचुअल का मतलब क्या है, हमारे पास केव्स हैं, जिन केव्स में कुछ एविडेंसेस हैं आज भी, ठीक है। जैसे लसॉक्स केव है और शौवे, ये फ्रांस में आपको 2 गुफाएं मिली, एक गुफा और मिलती है आपको अल्तामीरा स्पेन में। इन दोनों के बारे में हम बातें करते हैं, ठीक। यहाँ पर आपको एक्सप्रेशंस मिलने वाले हैं। तो अब एक नॉर्मल सी पेंटिंग है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इस पेंटिंग में कुछ ना कुछ एक्सचेंज हो रहा है, या तो वो किसी पर्टिकुलर एनिमल को लेके जा रहा है या हंटिंग के पर्पज से जा रहा है, कुछ ना कुछ एक्सचेंज हो रहा है। जो कुछ भी उसने किया होगा उसको उसने बाद में वॉल में उकेरने की या पेंट करने की कोशिश करी है, ठीक है। इम्प्रेशन है उसके इस दीवार पे। अब इन जगहों पर क्या है, हमें पेंटिंग्स के एविडेंसेस मिले हैं और हंटिंग रिचुअल के भी एविडेंसेस मिले हैं। तो ये साइंटिस्ट ने अंदाज़ा लगाया कि एक्ट ऑफ पेंटिंग वॉज एन आर्ट और अ वे ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। हो सकता है ये तरीका रहा होगा कुछ रिचुअल्स का जो सक्सेसफुल हंट के बाद ऑर्गेनाइज किए जाते रहे हों। यानी इन गुफाओं में क्या होता रहा होगा कि बहुत सारे लोग हंटिंग करने के बाद इकट्ठे होते थे और वो सेलिब्रेट करते थे, उस हंटिंग रिचुअल को सेलिब्रेट करते थे। किसी पर्टिकुलर एनिमल को हो सकता है पहली बार हंट किया होगा, किसी बड़े जानवर को, हाथी को, या किसी फ्यूरियस एनिमल को उन्होंने हंट किया होगा, और हंट करने के बाद फिर क्या हुआ होगा, उसको सेलिब्रेट किया होगा, सब मिल के उसको कंज्यूम किए होंगे। और फिर उन्होंने क्या किया, अब उस सारी हंटिंग एक्टिविटी को, अपने सारे काम को उन्होंने वॉल पे पेंट किया कि पहले ग्रुप ऑफ पीपल्स जा रहे हैं, फिर एनिमल्स शो किया, अपने हाथ में इंस्ट्रूमेंट्स भी शो किए, है ना। अब ये क्या शो किया जा रहा है कि हम लोग जा रहे हैं, हम लोग इस पर्टिकुलर एनिमल को हंट कर रहे हैं, फिर हम लेके आ रहे हैं। तो ये क्या हुआ, पेंटिंग एक तरीके से एक मीडियम हुआ उनके दिल की बातों को एक्सचेंज करने का, कम्युनिकेट करने का। फिर इसके अलावा ये पेंटिंग्स क्या हो गई, एक और अंदाज़ा लगाया गया कि हो सकता है ये जो केव्स थी, ये केव्स मीटिंग प्लेसेस थे, और इन मीटिंग प्लेसेस पे अलग अलग लोग जो होते थे वो ग्रुपिंग करते थे, मिलते थे, इकट्ठा होते थे, और वो क्या करते थे, कुछ आइडियाज़ शेयर करते थे। आइडियाज़ क्या कि ये जो पेंटिंग है, हो सकता है वो क्या करते हों, नई जनरेशन को हंटिंग स्किल्स सिखाते हों, ये भी एक एस्पेक्ट हो सकता है ना। तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और उन्होंने जो नॉलेज इकट्ठा किया अभी तक का हंटिंग स्किल्स का, उसी नॉलेज को वो क्या कर रहे हैं, पास ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं नई जनरेशन की तरफ। तो ये भी एक एस्पेक्ट निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से पेंटिंग्स जो हैं और ये जो रिचुअल्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं केव्स में, इन दोनों जगहों पर आपको इसके एविडेंसेस मिलते हैं, ठीक है। अल्तामीरा में बड़ी एक बहुत अच्छी सी स्टोरी है। यहाँ पर स्पेन में क्या होता है कि एक मार्सेलिनो, एक आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, उनकी बेटी जो है वो एक्सीडेंटली जब वो उस गुफा में भाग रही होती है वहाँ पे, तो उसको सीलिंग में एक बाइसन का इमेज दिखता है। और इसके पहले उस आर्कियोलॉजिस्ट ने, मार्सेलिनो ने नहीं देखा था, लेकिन उनकी बेटी जब इंडिकेट करती है अपने फादर को और कहती है कि यहाँ पर ये बाइसन की इमेज बनी हुई है, आप देखो, तो उनका ध्यान जाता है। और वो बाइसन की जो इमेज है वो बाकायदा कलरफुल है, उसमें कुछ पेस्ट्स का इस्तेमाल किया गया है। माइट भी उस बाइसन का कहीं हंट हुआ होगा, हंटिंग की गई होगी और उसके बाद उसको वहाँ पर पेंट किया गया होगा। यानी जितनी भी पेंटिंग्स हैं बेसिकली दे आर द वेज थ्रू विच दे हैव एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, या अपनी मेमोरीज को उन्होंने शेयर किया होगा, अपने आइडियाज़ को शेयर किया होगा। तो वास्तव में चित्रकारी या पेंटिंग एक तरीके से क्या है, कम्युनिकेशन है आइडियाज़ का। तो
हमारे पास मोड ऑफ कम्युनिकेशन के भी एविडेंसेस हैं, यानी लैंग्वेज डेवलप हो रही है बट वो नॉन वर्बल फॉर्म में है, नॉन वर्बल फॉर्म। और दूसरा, आर्ट्स एक मीडियम है, कला, चित्रकला एक माध्यम था जिसके थ्रू उन्होंने अपने आइडियाज को एक्सचेंज किए। तो ये हमने समझ लिया इसमें। अब हम अगले वीडियो में समझते हैं पास्ट और प्रेजेंट के बारे में, और साथ ही एक नया एस्पेक्ट है जो मैं आपको बताने वाला हूं अर्ली ह्यूमंस की लाइफ से रिलेटेड। थैंक यू।